हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में साइंस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही इससे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन सी, फास्फोरस 32। फास्फोरस 32 का उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि डीपीटी टीका बच्चों को किसके बचाव के लिए दी जाती है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आंसर है ऑप्शन डी, रोहिणी, कुक्कर खांसी और टिटनेस। ये तीन रोगों के बचाव के लिए डीपीटी टीका दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स। डेंगू बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि कोशिका का पाचन थैली किसे कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आंसर है ऑप्शन डी, लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कोशिका का पाचन थैली कहा जाता है। अब यहाँ से एग्जाम में आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि लाइसोसोम, ठीक है, इसे किस कोशिका में पाया जाता है। याद रखिएगा, यूकेरियोटिक कोशिका में। लाइसोसोम ये यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ट्रिकोमा रोग में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन सी, कार्निया। ट्रिकोमा रोग में कार्निया प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है। आंसर है ऑप्शन डी, जर्कोनियम। जर्कोनियम यह रेडियो एक्टिव पदार्थ तत्व नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के शराब के पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। आंसर है ऑप्शन बी, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का अत्यधिक सेवन करने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के किन किरणों से कैंसर रोग की संभावना अधिक होती है। आंसर है ऑप्शन डी, परावैंगनिक किरणें। सूर्य की परावैंगनिक किरणें के कारण कैंसर रोग की संभावना अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगने का क्या कारण है। आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीजन है, इस दिए हुए ऑप्शन के अनुसार। अगला प्रश्न है कि एथेलेट्स फुट्स नामक रोग यानी बीमारी किसके द्वारा होती है। आंसर है ऑप्शन ए, कवक के द्वारा। एथेलेट्स फुट्स नामक ये बीमारी कवक के द्वारा होती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि आंसू या लिक्रामल ग्रंथि, ठीक है, मनुष्य में कब सक्रिय होता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन सी, बच्चे के 4 महीने के बाद। जब बच्चे का जन्म होता है उसके 4 महीने के बाद बच्चों में लिक्रामल ग्रंथि, जिसके द्वारा आंसू स्रावित होता है, वह सक्रिय हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है। आंसर है ऑप्शन सी, अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि अग्नाशय है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है कि मिनी माता रोग किस धातु की हानिकारक मात्रा के कारण होता है। इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन डी, पारा। मिनी माता रोग ये पारा के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, जो किसी भी मनुष्य के शारीरिक के लिए यह काफ़ी हानिकारक है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम डीएनए विश्लेषण किसके द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन डी, वाटसन और क्रिक के द्वारा। सर्वप्रथम डीएनए का विश्लेषण वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं। यानी जो फैक्ट्री में लोग काम करते हैं वह कपड़ा से एक छोटा छोटा कारतूस उड़ता है, ठीक है, जिसके कारण एक बीमारी होता है। उस बीमारी का आपको नाम बताना है। आंसर है इसका एस्बेस्टोसिस।
यह एक बीमारी है जो कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्तियों को लग जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए बेंटिंग एवं वेस्ट। कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक बेंटिंग एवं वेस्ट हैं। अगला प्रश्न है कि नाक से रुधिर का बहना क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन डी एपिटेक्सिस। नाक से रुधिर का बहना एपिटेक्सिस कहलाता है। अगला प्रश्न है कि किस अंग में वृद्धि हार्मोन बनता है? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है इसका ऑप्शन ए पीयूषकाय। पीयूषकाय में वृद्धि हार्मोन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? आंसर है ऑप्शन ए एक प्रोटीन। रासायनिक रूप से इंसुलिन एक प्रोटीन है। अगला प्रश्न है कि संकट अवस्था में जीवन रक्षी हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है अधिवृक्क। संकट अवस्था में जो एक हार्मोन उत्पन्न होता है वह अधिवृक्क ग्रंथि से उत्पन्न होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे? आंसर है ऑप्शन डी जॉन एल बेयर्ड। जॉन एल बेयर्ड ये टेलीविजन के आविष्कारक हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोगों को क्या होता है? आंसर है ऑप्शन सी निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि इटाई रोग शरीर में किस तत्व की अधिकता से होता है? आंसर है ऑप्शन ए कैडमियन। इटाई रोग कैडमियन की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। प्रश्न है कि स्तनपाइयों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर है ऑप्शन बी यकृत। स्तनपाइयों में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। अगला प्रश्न है कि जिगर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन सी अग्नाशय से। जिगर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन बी विटामिन B1 के कारण। बेरी रोग ये विटामिन B1 की कमी का कारण उत्पन्न होता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि एम्बेस्टस के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? आंसर है ऑप्शन ए वातस्फीति। एम्बेस्टस के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारी वातस्फीति है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में निर्जलीकरण, जिसे इंग्लिश में इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है, तो मानव शरीर में निर्जलीकरण किसके कमी के कारण होता है? आंसर है ऑप्शन डी पानी के कमी के कारण। मानव शरीर में निर्जलीकरण का प्रमुख कारण पानी की कमी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में गुर्दे की बीमारी किस प्रदूषण के कारण होता है? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन ए कैडमियम। मनुष्य के गुर्दे में कैडमियम के कारण एक बीमारी उत्पन्न होती है जो गुर्दे में होती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? आंसर है ऑप्शन बी 60 डेसिबल। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर 60 डेसिबल माना गया है। प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा उपचाई करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त है। आंसर इसका हो जाएगा स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए, दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर चलाने के लिए, और तीसरा हो जाएगा
दिष्ट धारा विभव को ऊंचाई क्रम के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से अर्धचालक हैं। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन बी जर्मेनियम। जर्मेनियम एक अर्धचालक तत्व है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है। आंसर है ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की खोज किसने की। आंसर है ऑप्शन ए थॉमस एडिसन। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। थॉमस एडिसन ने इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की है। अगला प्रश्न है कि लेजर बीमा का उपयोग होता है। तो देखिए लेजर बीमा का जो उपयोग मुख्य रूप से कार्निया के प्रत्यारोपण में किया जाता है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आँख की चिकित्सा में। तो लेजर बीमा का उपयोग आँख की चिकित्सा में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। आंसर है ऑप्शन सी बीटा कण में। बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है। आंसर है ऑप्शन ए बढ़ जाता है। जब अशुद्धि होते हैं तो द्रव का जो क्वथनांक होता है बढ़ जाता है। यही कारण है कि जो समुद्र का जल होता है वह उसमें अनंत मात्रा में अशुद्धि मिला होता है, जिसके कारण से इसका क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि आँख में रंग दृष्टि किसकी उपस्थिति से प्रभावित होती है। आंसर है ऑप्शन डी कोण। आँख में रंग दृष्टि ये कोण से प्रभावित होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। आंसर है ऑप्शन डी तांबा। तांबा एक मिश्र धातु नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा सर्वाधिक है। आंसर है ऑप्शन बी कांसा में। कांसा में तांबा की मात्रा सर्वाधिक पाया जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कांसा में तांबा का प्रतिशत 88% पाया गया है, जबकि पीतल में आपका 68 से लेकर के 71% तक ही पाया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी कांसा में तांबा का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है। आंसर है ऑप्शन डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है कि सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। आंसर है ऑप्शन सी कार्बन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। अगला प्रश्न है कि सिर का निम्न में से किस एक का जलीय घोल है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल का। सिर का एसिटिक अम्ल का एक जलीय घोल है। अगला प्रश्न है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन ए एमाइड के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है। देखिए ऑप्शन में आपका यहाँ पे नाइट्रेट भी दिया हुआ है जो गलत है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एमाइड। अगला प्रश्न है कि एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। आंसर है ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा। एक सूखी सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस पौधों में भूमिगत फल पाए जाते हैं। आंसर है ऑप्शन सी मूंगफली में। मूंगफली में भूमिगत फल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। आंसर है ऑप्शन बी एंटोमोनोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी का अध्ययन क्या कहलाता है। आंसर है ऑप्शन सी एपीकल्चर। मधुमक्खी का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि चट्टान पर उगने वाले पादप को क्या कहते हैं। आंसर है ऑप्शन डी सेलोद्भिद। चट्टान पर उगने वाले पादप को सेलोद्भिद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपके लिए
कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अन्यथा आप डिसलाइक कीजिए। चूँकि फ्रेंड्स आपका लाइक और डिसलाइक से ही हमें पता चलता है कि जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ वह कैसा है। और हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।